अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मबरूज़ चौधरी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अकाउंट्स में कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कंसिस्टेंसी, किसी अकाउंट्स में कोई हिसाब अगर कंसिस्टेंट नहीं है ना तो वो बेकार है। तो वो डाटा जो है ना वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ही बेकार है। तो इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए, और कंसिस्टेंसी के लिए क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें जानना ज़रूरी है। खाली जानना नहीं, उसे मानना भी ज़रूरी है, ताकि जिसने बनाया है ना वो अकाउंट जिसने रिकॉर्ड किया है तो उसके हिसाब से, और जो पढ़ रहा है अकाउंटेंसी जो देख रहा है ना, तो दोनों के हिसाब से अकाउंट्स का मतलब सेम निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि रिकॉर्ड वाला जो रिकॉर्ड कर रहा है उसने अलग हिसाब से रिकॉर्ड किया, और जो यूज़र है एक्सटर्नल हो या इंटरनल, दोनों यूज़ करने वाला क्या है, अलग अलग हिसाब से देख रहे हैं अपने हिसाब से, जिसे क्या कहते हैं, इंटरप्रिटेशन कहते हैं। इंटरप्रिटेशन, तो इसे इंटरप्रिट करने के लिए इसमें यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी, ये सब होना ज़रूरी है। तो कुछ कॉन्सेप्ट जो है पहले से दिया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसे हम गैप के नाम से भी जानते हैं। तो वो गैप हम आगे जाके पढ़ेंगे। गैप ने क्या दिया, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स दिया है। तो एक एक कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखते रहिए। तो शॉर्ट शॉर्ट मैं खाली समझाऊंगा आपको, आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है? अब समझ समझ लीजिए। नोट अभी उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। अब शॉर्टकट खाली जो मैं बताऊंगा वही रिकॉर्ड करिए। मैंने जैसे लिखा है वैसे ही लिख लीजिए, क्योंकि पूरा अगर ब्रीफ लिखने जाएंगे ना तो बहुत लंबा हो जाएगा। एक एक कॉन्सेप्ट में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो उतना ज़रूरी है भी नहीं। आप लिखते जाइए, देखते जाइए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसका मतलब क्या है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब ये है, देखिए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम सिंपली एक बार। Accounting concepts are the fundamental, क्या है, fundamental ideas and assumptions है, fundamental ideas and assumptions that accountants use to record and report financial information। ये क्या है, fundamental ideas और assumptions? बेसिकली हम सिंपली अगर कहें तो ये क्या है, ये है रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या है? रूल्स है, रूल्स। ये है रूल्स। These concepts are the foundation of accounting process and are important for several reasons. Important for क्या है? Several reasons है। ये important क्या है? काफ़ी चीज़ों के लिए ये important है। जैसे कि क्लैरिटी। क्यों important है? क्लैरिटी के लिए। क्लैरिटी होना चाहिए अकाउंट्स में। अकाउंट्स जो हिसाब रिकॉर्ड किया उसमें क्लैरिटी होना चाहिए। फ्रॉड प्रिवेंशन, फ्रॉड को क्या करने के लिए, रोकने के लिए भी कंसिस्टेंसी होना और इन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना क्या है, ज़रूरी है। स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट्स का मतलब है जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होता है ना। स्टेचुटरी का मतलब होता है लीगल, लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो लीगल रिक्वायरमेंट्स जो होता है ना, लीगल रिक्वायरमेंट्स मेंटेन करने के लिए भी इन कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ता है। तो आगे देखते हैं अपना पहला कॉन्सेप्ट। टोटल कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन इसमें बेसिक जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर देखेंगे, सबसे पहले क्या है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। दूसरा है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, फिर कॉस्ट कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हो गया, फिर रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट हो गया, फिर मैचिंग कॉन्सेप्ट, एक्रूएल कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म जिसे हम प्रूडेंस के नाम से भी जानते हैं। तो आगे हम ये एक एक कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन देखेंगे और समझेंगे क्या है ये सब। तो अपना पहला जो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी जिसे हम अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, बहुत सिंपल है। क्या है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? क्या कहता है, ये कहता है कि बिजनेस एंड इट्स ओनर आर डिस्टिंक्ट एंटिटी। इसका मतलब ये है, बिजनेस और बिजनेस का मालिक जो है ना, एक नहीं, दोनों अलग है। बिजनेस और बिजनेस का मालिक अलग है। जैसे ये देखिए यहाँ पे, देखिए बिजनेस नॉट इक्वल टू बिजनेस ओनर। इसका मतलब ये है, देखिए
अगर आपने कुछ खरीदा है अपने घर के लिए, एक तो है ये समझ लीजिए है बिजनेस, ये हुआ आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये है आप, यानी बिजनेस का कौन, मालिक। आपने कुछ सामान खरीदा है, वो सामान आपने खरीदा है अपना पर्सनल यूज के लिए, जो आप अपने घर पे यूज करेंगे, ठीक है। ये है आपका घर, ये आप अपने घर पे यूज करेंगे फॉर पर्सनल कंजम्पशन, ये आपने लिया है। तो आपका वो जो खर्च है ना, वो बिजनेस पे रिकॉर्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बिजनेस अलग एक एंटिटी है, बिजनेस का हिसाब ही अलग है। लेकिन आपने कोई सामान अगर बिजनेस से लिया है, समझ लीजिए यहाँ से अपने बिजनेस से अपने कुछ पैसा लिया है, समझ लीजिए 500 रुपीज लिया है, या तो कोई सामान लिया है, तो वो भी दिखाना पड़ेगा कि बिजनेस से आपने विड्रॉ किया है, ड्रॉ किया है क्या, 500 रुपया और गुड्स यानी सामान, ये। और आपने अगर पैसा लगाया बिजनेस में, आपने क्या लगाया, अपने बिजनेस में पैसा लगाया, वो पैसा किसका है, आपका ही है। लगाया तो है बिजनेस में, लेकिन पैसा आपका ही रहेगा। बताइए कैसे? वो जो है आपने लगाया पैसा, वो बिजनेस का क्या हो गया, कैपिटल हो गया, बिजनेस का हुआ कैपिटल। तो वो कैपिटल जो है, हमें पता है बिजनेस का क्या होता है, ये कैपिटल बिजनेस का क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। कैपिटल बिजनेस का क्या होता है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी यानी जो देना पड़ेगा इन फ्यूचर, लाइबिलिटी। तो कैपिटल बिजनेस का लाइबिलिटी हो गया। इसका मतलब क्या, बिजनेस का जो मालिक है वही कैपिटल का मालिक रहा अभी तक। तो बिजनेस यूज कर रहा है मालिक का पैसा, ठीक है, वक्त पे लौटाना पड़ेगा। समझ गए ना बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? बिजनेस एंटिटी का, इस कॉन्सेप्ट का सिंपल मतलब ये है, बिजनेस और बिजनेस ओनर दोनों अलग है, दोनों का ट्रांजेक्शन। और हम जो रिकॉर्ड करते हैं ना, हम खाली किस चीज़ का रिकॉर्ड करते हैं, हम खाली बिजनेस का ट्रांजेक्शन्स ही रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेस ओनर का ट्रांजेक्शन क्या रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसका अगर पर्सनल हो तो। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, मानी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मानी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ओनली मॉनिटरी, ओनली मॉनिटरी इवेंट्स। मॉनिटरी इवेंट्स को हम ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या है, ट्रांजेक्शन्स है मॉनिटरी इवेंट्स। इवेंट्स है मॉनिटरी भी है और नॉन मॉनिटरी भी है, लेकिन जो इवेंट्स मॉनिटरी है उसे ही हम ट्रांजेक्शन्स कहते हैं, और खाली ट्रांजेक्शन्स ही रिकॉर्ड होता है। इसका मतलब एग्जांपल से समझते हैं, ये है सेल। सेल में हमारा क्या है, मनी, ट्रांजेक्शन्स रिलेशन है ट्रांजेक्शन्स का। सेल करेंगे तो क्या पैसा आएगा, क्रेडिट हो या कैश हो फर्क नहीं पड़ता, अभी आए बाद में आए पैसा तो है, रिलेशन है ना पैसे का। तो फिर है परचेज, परचेज करेंगे तो वही है सेम, पैसा दो ना दो, क्रेडिट हो कैश हो फर्क नहीं पड़ता, देना पड़ेगा। अब डेप्रिसिएशन, ये मैंने सोच समझ कर डाला है डेप्रिसिएशन, ताकि आपको समझ में आए। ये तो है एक नॉन कैश, आपको देखने में लग रहा होगा नॉन कैश, लेकिन ये जब हम रिकॉर्ड करते हैं ना बुक्स पे, जब रिकॉर्ड करते हैं कैसे, ये भी हम मनी के हिसाब से ही रिकॉर्ड करते हैं। समझ लीजिए एक मशीनरी है, मशीन का प्राइस कितना, 50 लाख रुपए का है। तो हम जब डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं, डेप्रिसिएशन अगर 10% का डेप्रिसिएशन हो, तो हम ये अगर 10% का डेप्रिसिएशन हो तो हम कितना रिकॉर्ड करेंगे, 5 लाख रुपए डेप्रिसिएशन। तो ये भी क्या है, ये भी हम, ये भी मॉनिटरी इवेंट्स ही है। हो सकता है नॉन कैश, मैंने क्या कहा, सेल और परचेज में भी मैंने एक चीज कहा है, कैश हो नॉन कैश हो इससे फर्क नहीं पड़ता, हम खाली देखेंगे इसमें, इसमें जो है रिलेशन है कि नहीं, मनी का ट्रांजेक्शन है कि नहीं। तो ये जो है ना डेप्रिसिएशन, ये भी ट्रांजेक्शन है, हो सकता है नॉन कैश, लेकिन ट्रांजेक्शन तो है, क्योंकि इसमें पैसे का हिसाब है, मनी इज रिलेटेड। तो ये क्या है, ट्रांजेक्शन है। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है हम खाली वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांजेक्शन्स ही रिकॉर्ड करेंगे। और ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या है, जिसमें मनी का रिलेशन हो, जिसमें हम मनी से मेजर कर सकते हैं, कोई भी चीज़ जिसको हम मनी से मेजर कर सकते हैं उसे ही रिकॉर्ड करेंगे। देखिए इसमें एक एग्जांपल ये है, बिजनेस का जो ओनर है ना, एक बिजनेस ओनर, समझ लीजिए दो बिजनेस है, एक है ए लिमिटेड, ए लिमिटेड, और दूसरा बिजनेस है बी लिमिटेड।
ए लिमिटेड का जो मालिक है, ए लिमिटेड का मालिक ने क्या किया, बी लिमिटेड के मालिक को बी लिमिटेड के मालिक को क्या किया, थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मार दिया जोर से, टाश, बहुत जोर से थप्पड़ मारा। तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा। रिकॉर्ड होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये है नॉन मॉनिटरी है, उसमें कोई मॉनिटरी ट्रांजैक्शन नहीं है, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन नहीं है, तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा। इमोशन टिमोशन कुछ नहीं, खाली देखेंगे क्या, मॉनिटरी, पैसा, पैसे का रिलेशन है कि नहीं, अगर है तो रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, आइए अपना तीसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, देखिए, कोई भी बिजनेस जब शुरू करता है ना, बिजनेस का जो मालिक है जब शुरू करता है, वो कभी ये नहीं सोचता कि मैं बिजनेस बंद कर दूंगा 2-4 दिन में, 4-5 दिन बाद चलो बंद कर देते हैं, ऐसे नहीं सोचते हैं। कुछ होता है जैसे कि जॉइंट वेंचर, कुछ साल के लिए, 1 साल 2 साल पार्टिकुलर चीज़ के लिए, कोई चीज़ बनाने के लिए शुरू करते हैं, तो वो जल्दी बंद भी हो जाता है। लेकिन नॉर्मली जो बिजनेस है ना, वो बिजनेस शुरुआत होता है क्यों, फॉर बहुत लंबा टाइम चलने के लिए। तो बिजनेस ओनर जो है ना, वो सोचता है कि मेरा बिजनेस काफ़ी लंबा टाइम तक चलेगा। वही सोच के इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, कंटिजेंसी आ जाए, बिजनेस बंद करना पड़े, तो वो अलग बात है। लेकिन बिजनेस ओनर कभी ये नहीं सोचता कि मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा 1 साल में, 2 साल में। तो वो यही सोच के शुरुआत करता है कि मेरा बिजनेस काफ़ी लंबा चलेगा। और यही सोचना भी चाहिए, अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। जब शुरुआत कर रहे हो बिजनेस का, तो यही सोच के, यही मान के शुरू करो कि बिजनेस चलता रहेगा। क्या? बिजनेस विल बी कैरिड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम। जैसे कि क्या है, 10 साल है, 20 साल है, 30 साल, 40 साल चलता रहेगा बिजनेस। गोइंग कंसर्न समझ रहे हो ना, गोइंग कंसर्न क्या है? अब देखते हैं अपना चौथा कॉन्सेप्ट। ये हो गया तीसरा। चौथा कॉन्सेप्ट कहता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट सिंपली, बहुत सिंपल है। ये कहता है फिक्स्ड सेगमेंट ऑफ पीरियड इज टू बी फॉलोड। इज टू बी क्या? फॉलोड। मतलब बिजनेस में जो पीरियड तुम फॉलो कर रहे हो ना, टाइम फॉलो कर रहे हो, तो उसे अपना एक फिक्स्ड पीरियड मानो और उसी फिक्स्ड पीरियड को फॉलो करो। जैसे कि कोई बिजनेस अगर अपना फाइनेंशियल ईयर मान रहा है 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो उस बिजनेस को यही कॉन्सिस्टेंटली यही मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस साल जो है मान लिया 1 अप्रैल से 31 मार्च, नेक्स्ट ईयर फिर शुरू कर दिया 1 जनवरी से, फिर नेक्स्ट ईयर शुरू कर दिया 1 फरवरी से, ऐसे नहीं चलेगा। कंसिस्टेंसी क्या है? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये कहता है जो पीरियड तुम फॉलो कर रहे हो ना, वो कंसिस्टेंटली फॉलो करो। तो किसी ने अगर ये फॉलो किया, तो उसे ये फॉलो करना चाहिए, 1 जनवरी to 31 मार्च ये फॉलो करना चाहिए। मतलब कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि 1 साल ही हो, 1 ईयर, 1 ईयर होना क्या है, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। ये आप क्या है, 6 मंथ भी ले सकते हो, 6 मंथ भी ले सकते हो, आप चाहो तो 8 मंथ भी ले सकते हो। लेकिन ज़रूरी ये है कि अब जितना टाइम मान रहे हो ना अकाउंटिंग पीरियड, अब जिस सेगमेंट के हिसाब से आप अपना फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते हो, जो पीरियड को आपने लिया है पहले से, उसे कॉन्सिस्टेंटली मानना चाहिए कि हर 6 महीने में मैं अपना फाइनल अकाउंट्स बनाऊंगा, हर 8 महीने में मैं बनाऊंगा, या तो 10 महीने में बनाऊंगा, 11 महीने, 12 महीना, कुछ भी फॉलो कीजिए, लेकिन कॉन्सिस्टेंटली फॉलो कीजिए, यही इंपॉर्टेंट है। अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। चलिए, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एन एसेट, ये एसेट के बारे में कहता है। एसेट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, कहाँ पे? रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस। एसेट जो है आपने जब खरीदा है, खरीदते वक्त जो पैसा आपने दिया है उसे क्या कहते हैं? खरीदते वक्त जो पैसा देते हैं उसे कहते हैं ना कॉस्ट प्राइस, उसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी एसेट अगर आपने खरीदा है तो उसे कॉस्ट प्राइस पे ही रिकॉर्ड करेंगे। किस पे? कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे। फर्क नहीं पड़ता कि आपने खरीद लिया और फिर देखा जाए कि जो मार्केट प्राइस है वो थोड़ा अलग है,
मार्केट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस से डिफरेंट है। तो आपको लगा कि ये हमने कम प्राइस से खरीदा है, समझ लीजिए 10 लाख से खरीदा है और मार्केट प्राइस चल रहा है 12 लाख। तो आपको लगा नहीं मैं ये दिखा देता हूँ, 12 लाख पे दिखा देता हूँ, ये नहीं चलेगा, आपको कॉस्ट प्राइस पे ही दिखाना पड़ेगा। ठीक है, जो आपने लिया है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट यही कहता है आपने जो सामान, आपने जो एसेट लिया है उसे कॉस्ट प्राइस पे ही दिखाइए। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं कि हमेशा से कॉस्ट प्राइस से ही दिखाना पड़ेगा, ये भी क्या है, ये नाइंसाफी हो जाएगी। कैसे, देखिए ये क्या कहता है, इट डजंट मीन दैट asset will always be shown at its cost। हमेशा से दिखाना नहीं पड़ेगा, but it means cost become basis of all future accounting for the asset। क्या कहता है, जो कॉस्ट है वो फ्यूचर के लिए एक बेस बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा। कैसे, देखिए आपने सुना होगा रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन करते हैं एसेट्स का, रिवैल्यू। ये अगर कोई एसेट खरीदा है 10 लाख में, वो 2 साल बाद इसे क्या करेंगे, रिवैल्यू करेंगे, पता चला कि इसका वैल्यू अब 15 लाख हो गया। कुछ साल बाद इसका वैल्यू, नॉर्मली ये एसेट क्या, मैं इसे लैंड के बारे में कहता हूँ या बिल्डिंग, चलिए प्रॉपर्टी, आपको पता होगा लैंड का जो वैल्यू है कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो 10 लाख से लिया था वो 15 हो गया, फिर आगे जाके 20 लाख हो गया। तो अगर आप पहले साल 10 लाख रुपए से 10 लाख रुपए दिखा रहे थे, फिर पूरे साल अगर 5 साल बाद भी आप 10 लाख रुपए ही दिखाएंगे, तो ये क्या होगा, ये आपका जो बिजनेस है ना उसका वैल्यूएशन कम कर देगा। ये नाइंसाफी हो जाएगी बिजनेस के साथ और आपके साथ भी। तो ये नहीं होना चाहिए। इसे क्या कर सकते हैं आप, इन फ्यूचर इसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन पहले जब आपने खरीदा ना, जिस वक्त आपने खरीदा है उस वक्त आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे। जिस प्राइस से खरीदा है उसी प्राइस पे ही रिकॉर्ड करेंगे, और आगे चल के फिर आपका वैल्यूएशन क्या एप्रिशिएट हुआ, डेप्रिशिएट हुआ, वो आगे जाके पता चलेगा। अब वैल्यू क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं अलग अलग। जरूरी नहीं कि ये 10 लाख रुपए आपने रिकॉर्ड किया और हमेशा से ही 10 लाख रुपए दिखाएंगे, ऐसे नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कहता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है देयर आर डुअल और टू एस्पेक्ट व्हिच इज इफेक्टेड बाय ईच ट्रांजैक्शंस। ये कहता है कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसका क्या है, दो इफेक्ट है, दो इफेक्ट या तो दो एस्पेक्ट है, और वो इफेक्ट या एस्पेक्ट क्या है हम देखते हैं आगे। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम total assets of a business are equal to total liabilities। ये क्या कहता है, कहता है कोई भी पॉइंट पर, कोई भी वक्त पर, कोई भी टाइम पे जब बिजनेस चल रहा होगा ना, उस वक्त बिजनेस का जो टोटल एसेट्स है, बिजनेस का जो क्या है टोटल एसेट है, बिजनेस का टोटल एसेट है, वो किस चीज़ का इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी। बिजनेस का जो टोटल लाइबिलिटी है उस लाइबिलिटी का इक्वल होना चाहिए। सुना है ना आपने एक डुअल एंटिटी कॉन्सेप्ट, नाम सुना होगा, जो डुअल एंटिटी कॉन्सेप्ट है, डुअल एंटिटी या डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम सुना हो ना, डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम कहाँ से, यही है डुअल कॉन्सेप्ट से ही डबल एंट्री सिस्टम आया। डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम पता है ना क्या है, आपने देखा होगा। कोई हम जब ट्रांजेक्शन जर्नल एंट्री पास करते हैं, क्या करते हैं, एक अगर डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होता ही है, कुछ ना कुछ क्रेडिट होगा ही। अगर कुछ डेबिट हुआ तो कुछ ना कुछ क्रेडिट होता ही। यही चीज़ को डुअल एस्पेक्ट कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन्स का दो इफेक्ट रहेगा, किसी को आपने डेबिट किया तो कोई ना कोई क्रेडिट होगा ही, इसे कहते हैं। अच्छा, इस पे देखिए, कहता है टोटल एसेट को किस चीज़ का इक्वल होना चाहिए, टोटल लाइबिलिटी का। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, ये जो है ना, ये कोई फार्मूला वर्मूला नहीं है, ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मैंने जो सिंपली डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है ना, इसे जस्ट एक इक्वेशन के हिसाब से दिखा दिया है। ये क्या कहता है, ये तो है बिजनेस का हो गया टोटल एसेट, ये क्या हो गया बिजनेस का, ये हो गया बिजनेस का टोटल एसेट, ठीक है। तो यह जो बताया है इस हिसाब से टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी। तो आपको लग रहा होगा सर आपने बताया टोटल एसेट टोटल लाइबिलिटी के इक्वल होना चाहिए, तो यह तो है लाइबिलिटी, टोटल एसेट और यह है लाइबिलिटी, तो ये दोनों तो इक्वल है।
ये क्या चीज़ है, ये फिर क्या मसला है, ये कैपिटल कहाँ से आ गया, ये क्यों ऐड होगा। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से तो खाली इन दोनों को इक्वल होना चाहिए। क्या है, लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट हो जानी चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब देखिए, बहुत सिंपल है, ये दोनों जो है ना, दोनों लाइबिलिटी है, दोनों क्या है, लाइबिलिटी है। और डेफिनेशन में कहा टोटल लाइबिलिटीज, ये लाइबिलिटी जो है ना, ये है इंटरनल लाइबिलिटी, इसे कहते हैं इंटरनल। इंटरनल। और ये वाला जो लाइबिलिटी है ना, इसे कहते हैं एक्सटर्नल। मैं समझाऊंगा क्यों। ये है एक्सटर्नल। और एक्सटर्नल इंटरनल दोनों मिला के होता है टोटल लाइबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ कहा क्या बताया, टोटल लाइबिलिटी। तो कैपिटल जो है, मैंने बताया था कैपिटल इंटरनल लाइबिलिटी इसलिए है क्योंकि ये पैसा जो है ना, ये बिजनेस का जो ओनर है, ओनर का पैसा है। ये किसका पैसा है, बिजनेस ओनर का। ये बिजनेस ओनर का पैसा है। और ये जो है ना एक्सटर्नल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी ये किन लोगों का पैसा है, ये बाहर वालों का है। तो इंटरनल लाइबिलिटी में हमने देख लिया है क्या, कैपिटल। कैपिटल जो बिजनेस ओनर ने लगाया था वो हो गया इंटरनल लाइबिलिटी। और एक्सटर्नल में बहुत सारे चीज़ आएगी, जैसे कि क्रेडिटर है, क्रेडिटर, क्रेडिटर हो गया। फिर बैंक से लोन लिया था, बैंक लोन हो गया। काफ़ी सारे चीज़ें। तो ये हो गया बाहर वालों का, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, जिसे हम इस फॉर्मूले में सिंपली क्या बताया, फॉर्मूले में सिंपली हमने बता दिया लाइबिलिटी, खाली लाइबिलिटी ही बताया है। ये है लाइबिलिटी, ये क्या लाइबिलिटी है, एक्सटर्नल। और ये वाला जो है कैपिटल, कैपिटल होगा इंटरनल लाइबिलिटी। दोनों मिला के टोटल लाइबिलिटी, और टोटल लाइबिलिटी एसेट का इक्वल होना चाहिए। अब देख लीजिए, मैं आपको और आसानी से समझाता हूँ। ये देखिए, ये है एक बैलेंस शीट। ये क्या है, ये हो गया अपना बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ठीक है। तो बैलेंस शीट अगर है, आपको पता होगा कि राइट साइड पे होता है एसेट, और लेफ्ट साइड पे क्या है, लेफ्ट साइड पे होता है लाइबिलिटी। तो एसेट जो है ना, एसेट जितना भी एसेट हो इस साइड पे आ जाएगा, टोटल एसेट। और जितना लाइबिलिटी है इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है। लेकिन लाइबिलिटी साइड पे जो है, एक चीज हमने देखा है, जो कैपिटल होता है ना, कैपिटल, बिजनेस का कैपिटल, हमने देखा है हमेशा से जो कैपिटल है वो अलग से दिखाते हैं बिजनेस पे, है कि नहीं। वह हम क्या दिखाते हैं, कैपिटल, बिजनेस का कैपिटल, तो उसे हम अलग से दिखाते हैं। तो जो लाइबिलिटी है यहाँ का, उसको दो पार्ट कर दिया है, टू पार्ट। एक तो है कैपिटल, और दूसरे को खाली सिंपली लाइबिलिटी बता दिया गया है। दोनों को मिलाएंगे तो लाइबिलिटी ही तो है। फर्क इतना है कि एक इंटरनल लाइबिलिटी है, क्या है, एक इंटरनल लाइबिलिटी है, और दूसरा एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, लाइबिलिटी ही है। जब हम ये कहते हैं डुअल एस्पेक्ट, इसमें हम ना इंटरनल ना खाली एक्सटर्नल देखते हैं, हम क्या देखते हैं, टोटल लाइबिलिटीज देखते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों मिला के देखते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। कल कंटिन्यू करेंगे अपना फ्रॉम सेवेंथ। कौन कौन सा हो गया देख लेते हैं एक बार। आ, अपना बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हो गया, मॉनिटर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हो गया, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये भी हो गया, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये भी हो गया, बहुत जल्दी हो गया। फिर कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये भी हो गया, और डुअल एस्पेक्ट, ये 6 हो गया। तो नेक्स्ट कल से हम कल क्या करेंगे, हम बाकी जो 6 बचा हुआ है ना वही कंप्लीट करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप अपने हिसाब से नोट बना लीजिए और रिवाइज भी कर लीजिए। ठीक है। बाकी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल। थैंक यू।